अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। अरशद मदनी को अवैध अतिक्रमण हटाए जा रहे हैं, उसमें चाहे मदरसा हो या कुछ हो, हटाया जा रहा है। तो उनको ये क्यों लग रहा है कि ये अल्पसंख्यकों की जान पर बनाने की बात है? वो क्यों ये राजनीति फैलाना चाहते हैं जब जो सीमावर्ती इलाके वहां से अतिक्रमण हटाया जा रहा है? क्योंकि पड़ोसी से टेंशन है, उसमें हम ढिलाई नहीं छोड़ सकते हैं कि अभी यहाँ ये बना रहने दें या छोड़ दें। उस बुलडोजर कार्रवाई से अरशद मदनी को क्यों दर्द हो रहा है? पहले ये रिपोर्ट देखिए, फिर मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार सैयद कासिम होंगे, उनसे समझेंगे कि क्या है पूरी सियासत। जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने रविवार को एक बार फिर मदरसों पर कार्रवाई को लेकर यूपी सरकार की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि मदरसों को बंद करने का अभियान मुसलमानों के संवैधानिक, धार्मिक आजादी और संवैधानिक अधिकारों पर एक गंभीर हमला है। मौलाना अरशद मदनी ने कहा है कि मदरसे मुसलमानों की जीवन रेखा हैं। मदरसों की सुरक्षा दीन की सुरक्षा है। मौलाना अरशद मदनी का आरोप है कि उत्तर प्रदेश प्रशासन नेपाल से सटे सभी मुस्लिम बहुल जिलों में मदरसों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। अब तक सरकार इन इलाकों में सैकड़ों मदरसों को बंद कर चुकी है। मौलाना मदनी ने मदरसों को बंद करने के अभियान को असंवैधानिक करार देते हुए कहा है कि ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले का अपमान है। ऐसा कर हमारी जीवन रेखा को काट देने की साजिश हो रही है। जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना मदनी ने अपने पोस्ट में लिखा है कि मदरसों को बंद करने का अभियान मुसलमानों के संवैधानिक, धार्मिक आजादी और संवैधानिक अधिकारों पर एक गंभीर हमला है। मदरसे मुसलमानों की जीवन रेखा हैं। अब हमारी इसी जीवन रेखा को काट देने की साजिश हो रही है। असंवैधानिक घोषित कर मदरसों के खिलाफ कार्रवाई का नवीनतम अभियान सुप्रीम कोर्ट के फैसले का अपमान है। उन्होंने आगे लिखा है कि मदरसों की सुरक्षा दीन की सुरक्षा है। हम लोकतंत्र, संविधान की सर्वोच्चता और मदरसों की सुरक्षा के लिए कानूनी और लोकतांत्रिक संघर्ष जारी रखेंगे। वहीं प्रदेश में मदरसों पर हो रही कार्रवाई पर बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी ने कहा है कि कार्रवाई सिर्फ उन मदरसों के खिलाफ की जा रही है जो चंदा लेकर मदरसे चल रहे हैं, जहां बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है। मेरे पास जो जानकारी है, जो अवैध मदरसे थे, जहां चंदा लेकर बच्चों के भविष्य को खराब किया जाता था, जहां पर शिक्षा के नाम पर गुमराह करने का काम किया जाता था, जो बिना अनुमति के, बिना शासन के, परमिशन के, बिना किसी मान्यता के चला रहे थे, उन पर कार्रवाई की जा रही है। तो वहीं मदरसों पर चल रहे इस पूरे बवाल के बीच योगी सरकार में मंत्री दानिश अंसारी का बयान भी सामने आया है, जहां उन्होंने मदरसों में शिक्षा के स्तर को बेहतर बनाने की बात कही है। साथ ही ये भी कहा है कि मदरसों को हाईटेक बनाया जाएगा। हमारी सरकार की केवल और केवल मंशा ये है कि हमारे जो मदरसे में पढ़ने वाला नौजवान है उसको तालीम और तरक्की से कनेक्ट करें, ताकि वो जो लाखों बच्चे जो मदरसे में पढ़ने जाते हैं, वो जब मदरसे से पढ़ के निकलें तो बेशक अगर वो चाहते हैं तो मुंशी बने, मौलवी बने, इमाम बने, लेकिन अगर वो बच्चा चाहता है तो IAS, IPS, डॉक्टर, इंजीनियर बने। एक तरफ मदनी है जो मदरसों पर एक्शन को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ सरकार मदरसों की शिक्षा के स्तर को बेहतर बनाने की बात कर रही है। और इस सब के बीच सियासत का सबब बना है बुलडोजर। तो सैयद कासिम जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कासिम, थोड़ा सा लेट हुआ, मैं माफ़ी मांगूंगा, लेकिन क्या है, देखिए दानिश अंसारी ने आज ही कहा कि हम चाहते हैं कि IAS, IPS भी निकले, लेकिन मदनी साहब जो है वो ये बता रहे हैं कि जीवन रेखा काटे दे रहे हैं। पुष्कर भाई, उर्दू का एक शेर है, उसे पढ़ने के बाद मैं बात शुरू करूंगा, क्योंकि मैं आपके साथ पॉलिटिकल डिबेट्स में बहुत रहा हूँ। ये चूंकि धर्म पे है, मदरसे पे है, मुसलमानों से जुड़ी हुई है, तो थोड़ा सा पहले ये शेर पढ़ दूं तो ये ज्यादा जरूरी हो जाएगा कि इस पे डिबेट पे आगे चला जाए। पंकज जी आपके बड़े कायल हैं शायर, कुछ शेर है शायर के
शुजा खावर जो आपके एक आईपीएस थे दिल्ली पुलिस में, उनका शेर है, कुछ नहीं बोला तो मर जाएगा अंदर से शुजा, और अगर बोला तो फिर बाहर से मारा जाएगा। तो ये इस शेर के बाद मैं अपनी बात शुरू करता हूँ। देखिए, ऐसा है अरशद मदनी साहब का ये कहना कि मदरसों को लेके हमारी संवैधानिक जो हमारी मान्यताएं हैं, जो हमारी संवैधानिक जरूरतें हैं, जो हमारी संवैधानिक हमारे अधिकार हैं, उनका हनन हो रहा है। नेपाल के बॉर्डर का जो सर्वे रिपोर्ट है, आपने हमने सबने देखी भी है, पढ़ी भी है कि बॉर्डर पे अचानक मदरसों की बाढ़ सी आ गई। और मदरसों से होता क्या है, मदरसों से मिलता क्या है, मदरसों से निकलता क्या है। मैंने तो अपने पूरे 63 साल के जीवन काल में 50 साल से मैं समझदार हो गया, 50 साल में मैंने नहीं देखा कि मदरसे से कोई निकला और उसने नाम रोशन किया हो। अब हालात ये हो गए मदरसों के कि जो मदरसों से निकलते हैं आपके हाफिज कुरान, रमजान के 1 महीने में उनके पास काम होता है और इतना कंपटीशन है कि हम पढ़ाएंगे कि तुम पढ़ाओगे हमारे मदरसे। और मदरसे में भी गुटबंदी है, मदरसे में भी चंदों की जो एक लड़ाई है, बहुत बड़ी लड़ाई है। सही कहा आपके भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष ने कि जो चंदे से चल रहे हैं मदरसे, तकलीफ भी उन्हीं को। बाकी जो एडेड मदरसे हैं, गवर्नमेंट के मदरसे हैं, सरकार उनकी तनख्वाहें दे रही है, 1-1 लाख रुपए मदरसे में अध्यापकों की तनख्वाहें, जो जहां पर आलिम और फाजिल जैसी डिग्रियां भी मिल रही हैं। तो ऐसा नहीं है। उत्तर प्रदेश में तो मायावती ने एक वो भी बना दिया था, यूनिवर्सिटी वो भी बनी हुई है, जिसे अब भाषा विश्वविद्यालय किया गया, उसमें बाकी सब किया गया। मुझे लगता है कि मदरसा आगे रखे, मदरसा आगे रखे, एक अपनी जो एक दुकान है उस पर खतरा मंडरा रहा है, उसको लेके बात की जा रही। ये सही है कि जो सरकारी तरीका है वो सुप्रीम कोर्ट की उस आदेश की अवहेलना कर सकता है जो सुप्रीम कोर्ट का मदरसे पे ऑर्डर आया है या सुप्रीम कोर्ट का डिमोलिशन पे आया है, आप उस पे बात कर सकते हैं। लेकिन मदरसे को आप मुसलमानों की लाइफलाइन कहेंगे, मुझे लगता है कि कुछ ज्यादा हो गया। पुष्कर भाई, देखिए पंकज जी, मतलब कासिम साहब ने ईमानदारी से बता दिया, बोले अगर मदरसे लाइफलाइन नहीं हो सकते, और मदनी जी को उसमें सियासत दिखाई देती, क्योंकि बीजेपी सरकार कर रही है इसलिए वहां विरोध। उन्होंने खुद कहा कि नेपाल बॉर्डर पर, गोरखपुर सोनाली बॉर्डर पर जो आप देखेंगे मदरसे बहुत खुल गए और वो सब अवैध अतिक्रमण है, उसमें बहुत सारी और चीजें भी हैं। ये नहीं है कि मदरसे सब हटाया जा रहा है, लेकिन मदनी साहब को दिक्कत है। तो आपने पहला ही लाइन कहा ना, सैयद कासिम साहब का मैं फ़ैन इसीलिए हूँ। मैं भी, मेरे प्रोग्राम में भी सैयद कासिम भाई आते थे और हम लोगों की गुफ्तगू बहुत शानदार रहती थी, मैं बहुत एंजॉय करता था। देखिए, एक बात तो बहुत सच है ना, और वो सच क्या है कि हम अपने बच्चों को ऐसी पढ़ाई, ऐसी तालीम दें जो जॉब ओरिएंटेड हो। ये बात समझना बहुत ज़रूरी है। नई शिक्षा नीति की भी जो बात चलती है, और हम कहते हैं कि इंजीनियरिंग पास हो गए ऑटोमोबाइल से, लेकिन हम अपनी कार ही ठीक नहीं कर सकते, तो ऐसी पढ़ाई से इंजीनियरिंग का क्या फ़ायदा है। हमसे अच्छा तो वो मैकेनिक है जो बिना पढ़े हुए कार को ठीक कर सकता है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? बिल्कुल। तो सवाल ये है कि मदरसे में जो पढ़ाई हो रही है, क्या उससे व्यक्ति शिक्षित हो सकता है? ये एक बड़ा सवाल है। और शिक्षित अगर वो होता भी है, क्योंकि वो कहते हैं कि मदरसे में पढ़ाई दीन की खिदमत है, दीन की खिदमत करिए, कौन रोकता है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि सिर्फ इस खिदमत से क्या आपका रोजी रोजगार चल जाएगा? दुनिया जिस रास्ते पर चल पड़ी है, क्या उनके साथ आप कदम से कदम मिला करके चल पाएंगे? दुनिया 21वीं शताब्दी 22वीं शताब्दी के लिए तैयार हो रही है और आप 7वीं शताब्दी की ओर जा रहे हैं। तो ये जो एक बड़ा फर्क है, मुझे लगता है बहुत सारे कासिम भाई टाइप लोग, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि दरअसल आपको नया टेक्नोलॉजी, नई चीज़ें, नई बातें सीखनी पड़ेगी, तभी इस दुनिया में सरवाइव कर रहे हैं। आखिरकार जो सच्चर कमेटी का रिपोर्ट था, और सच्चर कमेटी के रिपोर्ट में जो मुसलमानों की दुर्दशा दिखाई गई, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? क्या उनको अगर उचित शिक्षा दी जाती तो क्या उस तरीके की बदहाली में जी रहे होते? उनकी दुर्दशा ये हो रही होती, और तरह तरह के एडजेक्टिव से जो उनको नवाजा जाता है, कोट अनकोट, क्या इस तरह की बात होती? मैं एक बहुत साफ बात कह रहा हूँ। आप देखिए, जो जनरल एजुकेशन में है
बहुत सारे लोग अब इंजीनियर भी बन रहे हैं, डॉक्टर भी बन रहे हैं, जिन और आईएएस भी बन रहे हैं, जिनको ये समझ में आ चुका है कि मॉडर्न एजुकेशन क्यों जरूरी है। लेकिन जो मदरसे में एजुकेशन को लेकर के बात करते हैं, और वो भी खास तौर पर जो आधुनिक एजुकेशन को अपने दीन के खिलाफ मानते हैं, मैं इस बात को समझ नहीं पाता हूं। इसमें मुझे सिर्फ सियासत के अलावा और कुछ नजर नहीं आता। नहीं, सियासत भी वो करे ना। अब तो समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, इस पे बोल ही नहीं रही। पहले तो शुरुआती दौर में कासिम साहब अभी बताएंगे, 18 में तो बहुत अखिलेश यादव ने भी विरोध किया, लेकिन अब धीरे धीरे समझ में आ रहा है, क्योंकि वो बात अब अंदर उसी समाज से उठ रही है कि क्यों सिर्फ दबे कुचले या निचली उसके मदरसे जाएं और आपके पढ़ेंगे अरब में। क्यों कासिम साहब? बहुत दिलचस्प सवाल कर दिया आपने पुष्कर जी। अब मैं आपको अर्ज करूं कि जब हमारे पंकज भाई बोल रहे थे तो मुझे याद आ रहा था कि अगर मदरसों में आजादी के बाद से, आजादी के पहले तो बड़ी आजादी थी आपके पास ना, आजादी के पहले और आजादी के बाद आपने अगर मदरसों में इस्लाम की तालीम दी होती तो आपको ये दिक्कत ना होती। मैं उसके दो सूबों आपको मिसालें दे रहा हूँ। अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत है। तालिबान को क्या माना जाता था? जब आज से 20 साल पहले हम लोग तालिबान का तस्वुर करते थे, उनकी बात करते थे, हम क्या सोचते थे? आज तालिबान जो है वो एक ने नई नदी खोदी, नई नदी बना दी, कम समय में बना दी, टेक्नोलॉजी करने लगा। ईरान को सबसे कट्टर मुल्क माना जाता है, सबसे कट्टर देश माना जाता है इस्लामिक तौर पे। आप ईरान में देख लीजिए कि टेक्नोलॉजी में कहां पहुंच गया कि रूस और क्या कहते हैं दूसरे देशों को क्या कहते हैं पाबंदी के बाद ड्रोन सप्लाई कर रहा है। तो इस्लाम, मैं आपको बताऊं, आपको कभी मौका मिला तो किताबें में मैं कोशिश करूंगा मिल जाए। इस्लाम कुरान एंड साइंस किताब है, तो वो इस्लाम कुरान एंड साइंस पढ़िए तो आपको पता चलेगा इस्लाम क्या है, कुरान क्या है, साइंस क्या है। इस्लाम और टेक्नोलॉजी जो है उसका ताल्लुक है। आपने अगर ये पढ़ाया होता मदरसों में, आपने मदरसों में किया क्या? आपने हाफजा करा दिया, हिफ्ज कर लिया, मदरसों के नाम पे चंदा आ गया, ज़कात की बड़ी रकम आ गई, उस ज़कात की बड़ी रकम से आपने आईटीओ के बगल में एक बड़ा साम्राज्य बनाया, जिसको देखने के बाद आंखें फटी की फटी रह जाती। कई हजार करोड़ की जमीन पे आपका साम्राज्य खड़ा है। आप आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दीजिए। मैं कहता हूं कि किसी दिन डिबेट रखिए और बुलाइए किसी मदरसे के इसी तरह के जो समर्थक होगा। देखिए, जो आपने बहुत बड़ा सवाल उठाया कि आपके बच्चे तो पढ़ेंगे कॉन्वेंट स्कूल में, आपके बच्चे मदरसे में पढ़ेंगे नहीं। आपको एक बच्चे को अपने साथ रखना है जिसको असद मदनी के बाद अरशद मदनी होंगे, उनसे पहले जो है दूसरे मदनी होंगे, चूंकि उसको उस ट्रस्ट को संभालना है, और बाकी बच्चे यूके, यूएस और अमेरिका में रहेंगे। सवाल ये नहीं शीशा बचा के टूट गया, सवाल ये है कि पत्थर किधर से आया है। तो ये सवाल उठाने वाले लोग पहले ये तो देंगे हम इस्लाम पे हैं कि नहीं है। इस्लामी उसूलों को भी अगर मदरसे में पढ़ा दिया जाता, पंकज जी, पुष्कर जी, बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ आपके चैनल पे, अगर मदरसों में इस्लाम पढ़ा दिया जाता तो आज ये लोग इस जगह पे ना बैठे होते। इन्हीं मदरसे से पढ़ के निकले हुए लोग इनको खींच के बाहर ले आते कि इस्लाम तो ये कहता है, तुम ये कर रहे हो। इस्लाम तो मसावत बताता है, बराबरी बताता है। इस्लाम तो कहता है कि भैया आप अपने पड़ोसी का ख्याल रखिए, किसी गरीब की मदद कीजिए। उसके आज भी देश में मुसलमान अशिक्षित है, आज भी मुसलमान गरीब है, आज भी जैसा भी पंकज जी ने कहा सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कह रही है दलितों से बदतर हालात है। कहाँ जा रहा है ज़कात का पैसा? कहाँ पहुंच रहा है वो पैसा? अभी 4 दिन बाद कुर्बानी आएगी। इस देश में मान लीजिए कि अगर 10 करोड़ कुर्बानियां होंगी तो 10 करोड़ कुर्बानी पे अगर 30 रुपए की खाल बिकी तो कितने की हुई? 300 करोड़ रुपए हो गए। 300 करोड़ रुपए किस गरीब के खाते में जा रहे हैं? इसी तरह रमजान में फकीर पे और जो भिखारी है उस पे भी फर्ज है कि वो फितरा निकालेगा। तो अगर 3 किलो गेहूं का फितरा वो निकाल रहा है 180 रुपए, और पूरे देश की आबादी अगर मान लीजिए 14 करोड़ है मुसलमानों की, सिर्फ 15 करोड़ मान लीजिए, तो वो 1500 रुपए, 1000 करोड़ रुपए कहाँ जा रहा है? इन्हीं के पास तो पहुंच रहा है। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये अब मुंह जिलाने की बातें अलग हैं। इस्लामी कानून, इस्लामी तालीम मदरसे में अगर दी गई होती तो वो तरक्की करते। आज जरूरत अंग्रेजी की है, जरूरत हिंदी की है, जरूरत दूसरी जबानों की है, और आप सिर्फ और सिर्फ हाफजा करा के और आप कह रहे हैं वो लाइफ लाइन है। मेरा अपना मानना है कि मदरसे में गरीब बच्चे जाते हैं और उनकी आड़ में दुकानें चलती हैं। एडेड मदरसों से बड़ी बड़ी तनख्वाहें उठाई जाती हैं। मदरसे, ये मदरसे पे लाइफ लाइन पे मैं कह रहा हूँ, मैं बुलडोजर पे नहीं कह रहा हूँ। वहां पे आप संवैधानिक बात, सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं, ये मैंने अपने पहले ही तय कर दिया था कि वो अवैध मदरसों पे चल रहा है बुलडोजर। आप वो कानूनी लड़ाई लड़िए, लेकिन आपको ये कहने का अख्तियार नहीं है कि मदरसे हमारी लाइफलाइन है। अगर मदरसे आपकी लाइफलाइन है तो मदरसे सऊदी अरब में लाइफलाइन क्यों नहीं है, मिस्र में लाइफलाइन क्यों नहीं है, ईरान में लाइफलाइन क्यों नहीं है, इराक में लाइफलाइन क्यों नहीं है, क्या कहते हैं, यहाँ तक हद ये कि अफगानिस्तान में लाइफलाइन क्यों नहीं है। तो मैं समझता हूं कि ये सियासी तौर पे अपने आप को
जो एक बाजीगरी सियासत की है, सौदागरी सियासत की है, उसमें कदम बढ़ाने वाला मामला है। इससे ज्यादा मैं इसे नहीं देखता। मैं ये जरूर मानता हूं कि मदारिस में बच्चों की तालीम आप 5वीं तक कराइए, उनको दीनियात मालूम हो, नमाज कैसे पढ़ी जाती है, रोजा कैसे रखा जाता है, इस्लामी उसूल। हालांकि हमने तो देखा है कि तमाम लोग, अभी अब आप दिल्ली, नोएडा और वहां टहलिए गुड़गांव तक, हर घर में ये जो सो कॉल्ड जो जिनकी बात हो रही है, जो तकरीरें कर रहे हैं, उनके बच्चों के लिए बाकायदा एक हाफिज आता है, बच्चों को शाम को पढ़ा के चला जाता है। जैसे उनका ट्यूटर आता है वैसे हाफिज आता है। इतना ही तो सीखना है, कुरान पढ़ना जानना है, लैंग्वेज थोड़ी सीखनी है कुरान की। अरबी में कुरान में क्या लिखा है उसको आपको दोहरा देना है, क्या लिखा है उसको समझने के लिए मदरसे ने आज तक उसको चाहा ही नहीं है। मैं समझता हूँ कि ये फजूल की बहस है और इसमें मुसलमानों को डाइवर्ट करने की एक कोशिश की जा रही है। पुष्कर, धन्यवाद कासिम भाई। अगर आपकी ये बात मदनी जी तक पहुंच जाए तो शायद बहुत कुछ बदल जाए, या जो देख रहा होगा उसको समझ में आया होगा कि इस्लाम, कुरान की क्या क्या ज़रूरतें हैं और वो पढ़ाया जाए तो ज़्यादा अच्छा है। आपने बड़ी बेबाकी से राय रखी। हमारे साथ जुड़ने के लिए बड़ी खबर में बहुत बहुत धन्यवाद सैयद जी। पंकज जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर बड़ी खबर में आज जो तीनों बड़ी खबर थी उनमें इतना ही। धन्यवाद। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। मेरे पास है प्योर पाव भाजी का मसाला, पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा आल प्योर मसाला।